जय हिंद। मार्केट वापस से स्टेबल हुआ। आरबीआई की जो रेट कट आनी थी वो नहीं आई, बट मार्केट का उसमें मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ सीआरआर। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो डाल दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हुआ क्या है, 1 2 3 4 करके अमर अकबर एंथनी तीन भाई थे, ये तीनों भाई गए, बाबा बंगाली ने एक पर्ची निकाल कर दी, तीनों सेम ही ब्रैकेट में ले आए 11 13 11 13 11। अरे यार, अब इन्वेस्टर कह रहा है मैं इस वाले में लगाऊं या इस वाले में लगाऊं, इस वाले में लगाऊंगा अलॉटमेंट नहीं आएगी पर लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, इस वाले में लगाऊंगा तो हो सकता है लिस्टिंग गेन हो जाए पर अलॉटमेंट नहीं आएगी, तो इस वाले में लगाना है या इस वाले में लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस। साई लाइफ साइंस करके एक आईपीओ आया है और एज द नेम सजेस्ट लाइफ साइंस मे बी बिकॉज ऑफ मेडिकल वगैरह सेक्टर से बिलोंग करता होगा। और हमने अपने वीडियो में एक और नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, वो है पीयर कंपैरिजन, कि भाई बाकी पीयर कंपैरिजन में ये हो गया साई लाइफ साइंस का आईपीओ जस्ट एन एग्जांपल, ये कोई और ये कोई और ये कोई और, जो ऑलरेडी पीयर लिस्टेड कंपनी है जिन्होंने रिटर्न्स बनाकर दिया है या नहीं दिया है, उसके कंपैरिजन में भी हम इसकी वैल्यूएशन देखा करेंगे। और धीरे धीरे ये चीज भी मैं आपको हर बार गाइड करूंगा, शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो जाएगा। तो देखते हैं कि भाई पैसा कहां कितना कंपनी के पास है, कितना ओएफएस है, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, करंट वैल्यूएशंस, पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशंस क्या होंगी, पैसा किस लिए यूज होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फाइनेंशियल नंबर्स क्या बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, डीप डाइव करते हैं वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो ये विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ जो आया है, मेगा रिटर्न्स देगा या नहीं देगा, क्या डी मार्ट को कंपैरिजन देगा, ये भी मैंने वीडियो यहां पर डाल दिया है। फिर उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी, इसकी मैं बात कर रहा था। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का मेन वीडियो तो मैंने डाला ही था, उसका लास्ट फाइनल वर्डिक्ट क्या था ना, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट कॉल, वो भी मैंने डाला था। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स के लिए भी मैंने क्या डाला था। तो मैंने ये लाइन लिखी थी, आई नो यू गाइस डोंट लाइक टू वॉच लॉन्ग वीडियोस वगैरह, कट शॉर्ट, मेन बोर्ड, सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स अवॉइड, और गणेश इंफ्रा 70 to 80%, गणेश इंफ्रा लिस्ट हुआ 90% पे। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का अगर आप आईपीओ देखोगे तो ये जनाब आए थे 441 पे, 441 पर इन्होंने कट ऑफ प्राइस रखा था। एंड टेक अ गेस, हैव अ लुक एट द चार्ट। ये भाई साहब 441 की जगह लिस्ट ही 438 रुपीज पे हुए, एक दो पॉइंट ऊपर गया और उसके बाद सीधा 414 रुपए तक आ गया, 10-12% तक डाउन आ गया, और अभी और भी डाउन जाएगा, और भी डाउन जाएगा। यही रीजन है कि मैं बोलता हूं कि यार कई लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ जीएमपी वगैरह देख लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। कितने सारे आईपीओ आए जिनकी जीएमपी हवा में थी और टंबल डाउन हो गए। ऑलवेज लुक एट योर एनालिसिस। 5-7% लगते हैं यार, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि भाई अब क्या चल रहा है, जरा वो समझ लेते हैं। तो बोलते हैं जी विशाल मेगा मार्ट 11 से 13, साई लाइफ साइंस 11 से 13, वन मोबिक्विक ये भी 11 से 13, राइट। अब फिर उसके बाद इसकी बाकी डिटेल्स आनी वेटेड है, इवेंचरस नॉलेज वगैरह की, तो हम लोग उस टाइम वगैरह ये सब देख लेंगे। आज एनालिसिस शुरू करते हैं साई लाइफ साइंस के, देखते हैं कंपनी के पास क्या है। Incorporated in January 1999, ऑलमोस्ट 25 साल पुरानी कंपनी है। रिसर्चेस, डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटिटीज। द कंपनी ऑफर्स टेलर मेड सर्विसेज टू बायोटेक फर्म्स एंड ग्लोबल फार्मा कंपनीज। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कस्टमाइज वगैरह फॉर्मूला वगैरह बनवाना है, केमिकल्स वगैरह बनवाने हैं, राइट, मॉलिक्यूल्स वगैरह पे काम करना है, तो ये कस्टमाइज भी बनाकर देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट पर क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर इन द मंथ सितंबर द कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ओवर 280 इनोवेटर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंक्लूडिंग मोर देन 230 दैट मंथ अलोन। भाई साहब सितंबर वगैरह में सिर्फ 230 को दिया, ओवरऑल 280 को प्रोवाइड करा। अमंग दीज क्लाइंट्स द कंपनी वर्कड विद 18 ऑफ द टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू इन द कैलेंडर ईयर 2023। The services were offered across the country such as US वगैरह हो गया, यूके, जापान वगैरह। एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी है B2B बिजनेस में, राइट। जब आप मॉलिक्यूल वगैरह में काम कर रहे हो तो आप ये तो नहीं करोगे किराने की दुकान पर बेचोगे, आप बनाओगे उसको फार्मा कंपनीज वगैरह को दोगे। तो फार्मा कंपनीज क्या करती है, वो बोलते हैं कि भाई तू एक काम कर, मुझे दवाइयां बनाने दे, दवाइयों का तू एक बार फॉर्मूला बना ले, मैं उसको इंस्पेक्ट करूंगी, यूएसएफडीए वगैरह से नॉड ले लूंगी, और फिर उसके बाद हम उससे दवाइयां वगैरह बनाएंगे। तो एक अलग डिवीजन बोलो, थर्ड पार्टी आउटसोर्स वगैरह बोलो, ये वो है। तो B2B बिजनेस का एक सबसे बड़ा ट्रबल पता है क्या है, वो है मार्जिन।
मान लेते कोई भी कंपनी ले लेते, एक अच्छी खासी फार्मा है, मान लेते नेटको फार्मा है। अब नेटको फार्मा क्या बोलेगी कि भाई तू एक काम कर, मुझे फॉर्मूला वगैरह बना कर दे। अब अगर आप ज्यादा प्राइसेस पर बना के दोगे तो नेटको वाला बोलेगा भाई तू छोड़, तुझसे नहीं होगा, मैं खुद ही बना लेता हूं। इतने प्राइसेस अगर आप ले रहे हो तो मार्जिन एक्सपेक्ट मत करना B2B बिजनेस में। The company's business development team consists of 16 experienced and qualified professional with 6 located in the US, 9 in the UK, वो जापान वगैरह। फिर उसके बाद बोलते हैं सर्विसेज क्या है, कैपेबिलिटीज इन केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, CRO सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, डिस्कवरीज कैपेबिलिटीज अक्रॉस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ड्रग, मेटाबॉलिज्म एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कंपनी के एम्प्लॉइज के बारे में लिखा हुआ है कि कंपनी के पास 2300 साइंटिफिक स्टाफ है, फिर जिसमें से भी मेजॉरिटी के पास PhDs और मास्टर डिग्रीज वगैरह है। तो अच्छी टीम तो हायर करी है। एक तो ये है, द कंपनी हैड 3100 एम्प्लॉइज विद कैपेबिलिटीज अक्रॉस द CRDMO वैल्यू चेन वगैरह। ऑलराइट, चलिए एज ऑफ नाउ टीम देख के तो अच्छा लग रहा है, बट मेन चीज देखनी है कि आप B2B बिजनेस में कितना सक्सेसफुल हुए हो। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, देखते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। वैसे तो सेम ही ब्रैकेट है, फिर भी नजर मार लेते हैं जरा। आईपीओ आएगा अगेन 11 तारीख को, 13 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा। अलॉटमेंट आएगी सैटरडे संडे के बाद मंडे को, 16 तारीख को। फिर 17 तारीख को रिफंड्स या शेयर्स, और लिस्टिंग होगी यहां पर 18 तारीख को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आया मेन क्रक्स। देखिए कंपनी क्या बोलती है यहां पर कि भैया फेस वैल्यू 1 रुपीज है, यानी कि ऑलरेडी प्री स्प्लिट शेयर्स है। ठीक है, प्राइस बैंड 522 टू 549, किसी को अगर अप्लाई करना है तो वो 549 पे करेगा। 548.9 कि मैं सस्ता डाल देता हूं, बिड मिल जाएगी, ये सब यहां कुछ नहीं चलता। एक बैंड है 549। 27 शेयर्स का इन्होंने एक बंडल बनाया है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनी कहती है कि भैया मुझे 3042 करोड़ रुपए चाहिए, राउंड ऑफ बोलूं तो 3000 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए, बट जिसमें से सिर्फ 950 करोड़ जो है वो FI है, यानी कि फ्रेश इशू है, समवॉट अराउंड 32% के आसपास। बाकी जो है ऑफर फॉर सेल है 68% के आसपास। ये चीज मैंने पहले भी काफी वीडियो में सिखाई है, दोबारा सिखा देता हूं, बात शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है कई बार ना नए लोग देखिए वीडियो, कई लोग हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी यूजफुल होगा। देखिए बिजनेस करने के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट है, पहली है फंड्स और दूसरी है एक बढ़िया सा आइडिया। आइडिया इनके पास था कि भाई मैं रिसर्च करूंगा, मॉलिक्यूल्स वगैरह पे काम करूंगा। अब इनको फंड्स चाहिए। फंड्स के 2 ही सोर्स है। पहला सोर्स है डेट। पहला सोर्स क्या है? डेट, यानी कि उधार, और आई शुड से आप इसको लोन भी बोल सकते हो। दूसरा सोर्स है भागीदार बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। तो इन्होंने कहा कि भाई डेट वगैरह में क्या प्रॉब्लम आती है, हर क्वार्टर में या हर महीने जो भी पेमेंट टर्म्स वगैरह सेटल हुई है उसमें पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं EMI वगैरह, जैसे हम लोग कार लोन, होम लोन, ऑटो लोन वगैरह जो भी लेते हैं। यहां पर लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी कि आपको पैसा पे करना है, जी रहे हो, मर रहे हो, नहीं बिक रहा माल, बिक रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा पैसा दे दो। इक्विटी, यहां पर कोई ऐसी भागीदारी नहीं बनती है कि भाई पैसा देना ही देना है। हो सकता है पैसा आपका 10 रुपए का शेयर 100 हो जाए, 100 का 1000 हो जाए, 1000 का 1 लाख भी हो जाए, और हो सकता है 10,000 का शेयर 0 भी हो जाए। इक्विटी। अब यहां पर एक चीज है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी कैपिटल वेंचुरिस्ट हो गए, HNI हो गए, उन सबको अप्रोच करती है, जैसे हम लोग शार्क टैंक वगैरह में देखते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह, वो पैसा डालते हैं, बट कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है, लिमिटेड लोग ही होते हैं उस कंपनी में। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जब कंपनी अपना IPO लेकर आती है, स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है। अब मान लेते कंपनी उठा रही है 3000 करोड़, 3000 करोड़, जिसमें से कंपनी बोलती है कि सिर्फ 32% पैसा जो है वो फ्रेश इशू है, कंपनी के पास जाएगा। बाकी जो 62% है वो जो जिसके पास पहले से माल पड़ा हुआ है, हो सकता है कि HNI इन्वेस्टर हो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा मामाअर्थ वगैरह का IPO आया था, उसमें शिल्पा शेट्टी ने अपना स्टेक वगैरह रिड्यूस कर दिया, राइट। तो यहां पर अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है या हो सकता है प्रमोटर ही हो, वो अपना माल बेच रहा है, तो आप IPO भरोगे कितने का? 3042 करोड़ का, जिसमें से 950 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उसको यूज कर सकती है। बाकी पैसा, मेजॉरिटी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट 50-50 होता तो भी समझ आता है, 60-40 होता तो भी समझ आता है, यहां उल्टा 60-40 है, 70-30 का रेशियो है।
चलिए वापस आते हैं, एक एक बंडल का पार्ट समझ लेते हैं। कहते हैं QIB को 50, रिटेल वालों को 35 और HNI को 15 देंगे। अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम इस कैटेगरी में करेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास कोटा ज्यादा है। नेक्स्ट, रिटेल वालों को देते हैं 14,823 का। 2 लाख से अगर आपकी एप्लीकेशन नीचे है तो 13 लॉट लगा सकते हो। अगर आप 2 लाख से ऊपर भी लगाना चाहते हो तो आप HNI या बिग HNI में लगा सकते हो। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, बिंदास सेल कर सकते हो। पार्शियल सेल करना है, फुल सेल करना है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। यहां पर नाम नजर आ रहा है, कनुमुरी रंगा राजू हो गया, राजू कनुमुरी, ये क्या सब, अच्छा फैमिली वाइज काम चल रहा है इनका, ठीक है। लिली पार्टनर्स हो गया, मैरीगोल्ड पार्टनर्स वगैरह हो गया, ट्यूलिप वगैरह हो गए। ऑलरेडी कंपनी के पास 40% ही होल्डिंग है, यानी कि 50 से कम है, जो हमारा क्राइटेरिया रहता है उससे कम है। पहली प्रायोरिटी 70, दूसरी 60, तीसरी 50। ये 50 से नीचे ले चलेगा, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, मेजर ये प्रॉब्लम है। और इसके बाद भी कितना रह जाएगा, 35-32% के आसपास ही रहने वाला है। अगेन अ नेगेटिव थिंग। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड फाइनेंशियल्स। ये बता देगा कच्चा चिट्ठा कि कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा नहीं कमा पा रहे। फुल ईयर, हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। एसेट्स 2100 करोड़ के एसेट्स थे, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, 2180 के ही एसेट्स हैं। पूरे साल में सिर्फ 20 करोड़ के एसेट जोड़े आपने, और अब की बार 2200, अब की बार 2400। 3 साल में जाके सिर्फ 10% ग्रोथ हुई एसेट्स में, कोई ग्रोथ नहीं है। रिवेन्यू 900 करोड़ की सेल्स करी, 1200 करोड़ की सेल्स करी, बहुत ही बढ़िया, 1500 करोड़ की सेल्स करी, और अभी सिर्फ 700 करोड़ है। मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूं तो भी 1400-1500 करोड़ की सेल्स ही है। अगेन रेवेन्यू में भी कोई खासा ग्रोथ नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कि भैया बचाते कितना हो, 6 करोड़, हार्डली 1% मार्जिन, हार्डली 1%। यही सबसे बड़ी चीज मैंने बोली थी B2B बिजनेस में। 10 करोड़ का हो गया तो समवट अराउंड यहां पे 2-3% के आसपास मार्जिन बन गए। वैसे तो बोलूं 2% भी छोड़ो, 1% ही बोलूंगा, इनफैक्ट 1% ही मार्जिन है। फिर 1400 करोड़ पे 80 करोड़, अब की बार सेल्स अच्छी खासी बूस्ट करी और मार्जिन हो गया 5% के आसपास, 6% के आसपास, और अभी मार्जिन चल रहा है करेंटली 4-5% के आसपास। लास्ट 2 सालों में तो मार्जिन बढ़ाया है इन्होंने। फाइनली फार्मा कंपनीज को बोला कि भैया एक काम करो, आप ना मेरे फाइनेंशियल देख लो, करने के बाद मेरे पास ना कुछ बचता नहीं है, मैं ऑलरेडी डेट वगैरह लेकर बैठा हूं, थोड़ा सा मेरा पैसा बढ़ा दो। और फार्मा कंपनीज इन पर दया खाकर बोला चल बढ़ा देते हैं। रिजर्व्स 860 करोड़ का रिजर्व था, फ्लैट 860 करोड़ का ही रिजर्व है। ये जो प्रॉफिट आया ये इसमें जुड़ के यहां पर आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया 950 करोड़ का रिजर्व। अब की बार अच्छा खासा रिजर्व में जंप आया, बट अब की बार अगर आप देखते हो तो यहां पे 100 करोड़ के रिजर्व गायब हो गए। 100 करोड़ के रिजर्व्स कहां हैं, जबकि बोरोइंग्स का देखो 750 रिड्यूस करा, 700, 710 फ्लैट, और वापस से 50 करोड़। मतलब ये तो 2 चीज नेगेटिव हो गई, बोरोइंग भी बढ़ी 50 करोड़ से, और यहां पर आपके 100 करोड़ के रिजर्व्स भी चले गए। कहां गए, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। एक बात मैं ये सोच रहा हूं, जैसे ही IPO आने वाला होता है तो डिविडेंड क्यों डिक्लेयर कर देते हैं, क्यों? पहले जो होगा डिविडेंड 100 करोड़ का बटेगा लिमिटेड लोगों में, लेट से 5 लोगों में, 7 लोगों में, 10 लोगों में, जो भी जितने भी हैं। अब की बार डिविडेंड बचेगा 50 लोगों में, तो यहां पर मोटा पैसा खाने को मिलेगा डिविडेंड का। यही चीज करी थी ह्यूंडई ने, यही चीज करी इन्होंने। जैसे ही IPO आने वाला था 100 करोड़ का रिजर्व वगैरह हटा लिया, वो भी तब जब आप सिर्फ 80 करोड़ रुपए, पूरे 100 करोड़ भी पूरे साल में नहीं कमा पा रहे हो। नेगेटिव थिंग, बोरोइंग भी बढ़ गई। फाइनेंशियल्स को मार्क्स मिलेंगे 2 आउट ऑफ 10। रीजन कि मार्जिन्स बड़े हैं और कुछ अच्छा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, फिर इसके बाद आएंगे इसके हम लोग पीयर कंपैरिजन में। रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, रिटर्न ऑन कैपिटल 15%, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8, ठीक रेशियोज है, कुछ हायर नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10, ओ बाप रे, हाई प्राइस टू बुक वैल्यू है। पैट मार्जिन 5%, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब कंपनी कहती है भैया किस लिए पैसा उठा रही हूं, रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग थी 750 करोड़, आप उठा रहे हो 950 करोड़, फिर भी पूरा पे ऑफ करने के बाद आपके पास 200 करोड़ बचेंगे। आपको लिखना चाहिए आप किस लिए यूज करोगे 200 करोड़। एक इंपॉर्टेंट रेशियो और रह गया, EPS ऑलरेडी है 4.34, डाइल्यूट के बाद सिर्फ 2.5 का रह जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, P रेशियो 126, पोस्ट IPO अगर फ्लैट भी खुलता है 203, बाप रे, 203 का
प्राइस अर्निंग रेशियो है, मतलब मैं 200 गुना पैसा पे कर रहा हूं एक शेयर एक्वायर करने के लिए। पीयर कंपैरिजन पे आते हैं। पीयर कंपैरिजन में हमारे सामने कौन कौन है? हमारे सामने नंबर 1 जिसका आईपीओ आ रहा है साई लाइफ, फिर उसके बाद है दिविस, और उसके बाद है सुवेन, और फाइनली सिंजीन इंटरनेशनल। चारों का कंपैरिजन करते हैं, क्या बोलते हैं, एक एक करके लेकर आते हैं, देखते हैं कौन किस में बाजी मारेगा। ईपीएस की बात करें, साई लाइफ सिर्फ 4 का है, दिविस का 60 है, 11 और सिंजीन का 12। तो यहां पर मारी माजी दिविस ने। ईपीएस जितना बेटर होगा उतना बढ़िया है, पीई रेशियो और बुक वैल्यू जितना कम होगा उतना बढ़िया है। तो यहां पर साई लाइफ अभी भी नंबर 4 पर आया, यानी कि हार गया। नेक्स्ट पार्ट, पीई रेशियो। पी रेशियो की बात करें, यहां पर आया था अभी 200 का पी रेशियो जो हम लोगों ने देखा था। बाकी फिर उसके बाद दिविज 103, 109, 73, अगेन यहां पर भी हार गया, नंबर 4 पर आया। बाकी कंपनीज कह रही हैं कि भैया हमने रिटर्न्स भी बनाकर दिया और हमारा इनसे आधे और इसका तो 1/3 पे ही ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये बोलते हैं हमारा 8.5 है, यहां पर 11 है दिविज का, सुवेन का 14 और इसका 12। अगेन ये नंबर 4 पर आया। फिर उसके बाद लास्ट बचता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो उन्होंने मेंशन नहीं करा। अच्छा मेंशन तो करा था, यहां पे 10 था ना, मेंशन करा था यार, ये हो गया 10। 10 हाई बुक वैल्यू 6, 7, 6, तो अगेन ये नंबर 4 पर आया। 4 इंपॉर्टेंट रेशियोज में आप चौथे नंबर पर आए, मतलब रेस में 4 लोग दौड़े और आप चौथे नंबर पर ही आए। मत ही दौड़ते तो ज्यादा बेटर था। चलिए फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर आते हैं। चलिए प्रोज एंड कॉन्स और फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको दे देता हूं। नंबर 1, 3042 करोड़ का आप लेकर आ रहे हो आईपीओ, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1 प्रोज कि भाई चलो मार्जिन्स बढ़ाए हैं, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी कंपनीज आपके आई शुड से इन्वेस्टर भी है और आई शुड से क्लाइंट्स वगैरह भी है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी 40 है, उसको भी 35, 32 तक चली जाएगी। 4 इंपॉर्टेंट रेशियोज में आप पीछे थे। मेजॉरिटी पैसा ओएफएस में जा रहा है 68%, सिर्फ 32% के आसपास ही आपके पास आ रहा है। ये एक नेगेटिव सी चीज है। चलिए अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, हार्डली 5-7 टाइम्स के आसपास, 5-7 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कोई मेजर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन, विशाल मेगा मार्ट ऑलरेडी 8000 करोड़ ले रहा है, आप लेकर आए 3000 करोड़। वन मूवी क्विक 572 और इन्वेंचरस का पैसा भी यहां पर यूज नहीं हो पाएगा। तो एक ब्रैकेट में 4 आईपीओ आ रहे हैं, इसलिए डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप मेजर ओवर सब्सक्रिप्शन लोगे। लिस्टिंग गेन की बात नहीं करूं तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर 8 to 12% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। तो उस हिसाब से मैं फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करने वाला। आप सोचो सुबह उठेंगे, सारा पैसा इकट्ठा करके मल्टीपल आईपीओ से इसको उसको फोन करेंगे, हाँ मम्मी आईपीओ भर देना, हाँ पापा आईपीओ भर देना, वो काम मैं नहीं करने वाला। ज्यादा से ज्यादा 1-2 लॉट लगाऊंगा, वो भी मुझे रिस्की लग रहा है, राइट। बाकी 2 आईपीओ आएंगे, उनका कंपैरिजन भी डालूंगा। तीनों चारों आईपीओ का एक और कंपैरिजन लेकर आने वाला हूं। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट वगैरह होता है वो हम अपने ट्विटर या टेलीग्राम पे डालते हैं 12-1 बजे के आसपास, जो फाइनल, क्योंकि क्यूआईबीज जो होते हैं ना, एचएनआई और क्यूआईबीज, उनको कॉस्ट ऑफ फंडिंग लगती है, तो वो लास्ट दिन पर आते हैं, वो पहले दिन पर नहीं आते। वो 3 दिन का इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहते, वो होते हैं 12 बजे मुझे फंड्स दे दो, मैं 1-2 बजे आईपीओ वगैरह भर दूंगा। तो हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट होगा, हो सकता है इसमें क्यूआईबीज वगैरह लास्ट मूवमेंट पे आ जाए, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन बढ़ जाए, हो सकता है मार्केट बूस्ट कर जाए, निफ्टी 200, 300, 400 पॉइंट्स बढ़ जाए, तो इस हिसाब से इन्वेस्टर्स का जोश वगैरह हो जाए। या हो सकता है मार्केट और टंबल डाउन कर जाए, तो ये हो सकता है 0% लिस्टिंग गेन पर भी आ जाए। तो फाइनल लिस्टिंग गेन में हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। फ्री चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये थे साई लाइफ साइंस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।